दुनिया का सबसे खौंखार और सबसे ज्यादा वांटेड ड्रग लॉर्ड, एक ऐसा नाम जिसके जिक्र भर से मेक्सिको और अमेरिका दोनों की सरकारें कांप उठती थीं। एल मेंचो। आज हम इसी की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जरा इस मंजर की कल्पना करते हैं। तारीख है 22 फरवरी 2026, इतवार की सुबह। जगह मेक्सिको का एक शांत खूबसूरत पहाड़ी कस्बा। पत्थर की सड़कें, हरे भरे पहाड़। किसी को दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया का सबसे बड़ा नार्को सरगना यहीं छिपा बैठा है। लेकिन सुबह की पहली किरण फूटने से भी पहले मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने एक कैबिन कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर था एल मेंचो, जिसके सर पर $15 मिलियन का इनाम था और जो इतना रहस्यमय था कि दुनिया ने उसकी शक्ल तक ठीक से नहीं देखी थी। जैसे ही जवान आगे बढ़े, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसके बाद मेंचो जंगल की तरफ भागा, लेकिन वो बच नहीं सका। उसे गंभीर रूप से घायल हालत में पकड़ा गया और हेलीकॉप्टर में ही उसने दम तोड़ दिया। ऐसा लगा कि चलो, एक सरगना का तो अंत हो गया। लेकिन असल में ये एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जो पूरे देश को अपनी आग में झोंकने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर कौन था ये आदमी, नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानने वाली थी? 1966 में एक बेहद गरीब एवोकाडो किसान परिवार में पैदा हुआ नेमेसियो। घर चलाने में मदद के लिए 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया। 80 के दशक में वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका तो पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ अपराध का रास्ता मिला। ड्रग्स बेचने के जुर्म में जेल गया और आखिरकार 1997 में उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मेक्सिको लौटकर ये सजायाफ्ता ड्रग डीलर पता है क्या बना? एक पुलिस ऑफिसर। जी हाँ, जरा सोचिए, सिस्टम के अंदर रहकर उसने उसकी सारी कमजोरियां सीख ली कि किसे और कैसे रिश्वत देनी है। फिर एक ताकतवर कार्टेल परिवार में उसकी शादी हुई, जो बड़े खेल में उसकी एंट्री टिकट बनी। और 2010 में उसने तय किया कि अब उसकी बारी है। उसने बनाया अपना खुद का ग्रुप, द जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल या CJNG। एक छोटे से ग्रुप से CJNG देखते ही देखते एक ऐसी पैरा मिलिट्री फोर्स में तब्दील हो गया जो सीधे सरकार को चुनौती दे सकती थी। इनकी हिमाकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2015 में इन्होंने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को RPG से मार गिराया था। एक पल के लिए सोचिए, एक ड्रग कार्टेल ने सेना का हेलीकॉप्टर गिरा दिया। अनुमान है कि CJNG की दौलत $20 बिलियन से भी ज्यादा थी। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो सिंथेटिक ड्रग्स और मंजानिलो जैसे बड़े बंदरगाहों पर पूरे कंट्रोल से बना था, जो चीन से आने वाले ड्रग केमिकल्स का एंट्री गेट था। और इस पूरे साम्राज्य की बुनियाद थी फेंटेनिल, एक ऐसी ड्रग जो इतनी ताकतवर है कि पेंसिल के नोक पर टिकने वाली सिर्फ 2 मिलीग्राम की मात्रा भी किसी की जान ले सकती है। इसी प्रोडक्ट ने न सिर्फ CJNG का भविष्य तय किया, बल्कि अमेरिका में एक बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट को भी जन्म दिया। और इसके पीछे का अर्थशास्त्र तो हैरान कर देने वाला है। जरा इस टेबल को देखिए। फेंटेनिल की एक गोली बनाने की लागत महज 10 सेंट और सड़क पर इसकी कीमत $10 से $30। इसका मतलब ये हुआ कि CJNG सिर्फ $5,000 के केमिकल से $20 मिलियन तक का मुनाफा कमा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि CNG जैसा कार्टेल इतना ताकतवर आखिर बना कैसे? इसका जवाब उस सिस्टम में छिपा है जिसे मेक्सिको में कई जगहों पर भ्रष्टाचार ने अपना बंधक बना लिया था। सब कुछ कार्टेल की इस कुख्यात पेशकश में सिमट जाता है, प्लाटा ओ प्लोमो, यानी या तो रिश्वत की चांदी ले लो या फिर शीशे की गोली खाओ। अनगिनत मेयरों, पुलिस चीफ्स और अधिकारियों को यही विकल्प दिया गया और इसी के दम पर कार्टेल ने पूरे सिस्टम में अपनी पकड़ बना ली। और तो और मेक्सिकन सरकारों की नीतियों ने भी कुछ खास मदद नहीं की। पहले 71 सालों तक एक ही पार्टी ने भ्रष्टाचार के जरिए कार्टेल को मैनेज किया। फिर 2006 में ड्रग्स पर युद्ध का ऐलान हुआ, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि हर एक सरगना के मरने पर 2 और ज्यादा हिंसक ग्रुप पैदा हो गए। और 2018 की गोलियों नहीं गले लगाओ वाली नीति भी हिंसा के इस चक्र को तोड़ नहीं पाई। लेकिन अब इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। सोर्स के मुताबिक इस संकट का एक वास्तुकार, विडंबना देखिए, खुद अमेरिका था। उसकी कई नीतिगत गलतियों ने उसी राक्षस को बनाने में मदद की जिससे वो आज लड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए,
1980 के दशक में CIA ने अपने राजनीतिक मकसद के लिए ड्रग लॉर्ड्स के साथ काम किया। फिर 1994 में नाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट ने अनजाने में ड्रग्स की तस्करी के लिए एक सुपर हाईवे खोल दिया। इसके साथ ही अमेरिकी हथियारों का एक लौह दरिया लगातार दक्षिण की ओर बहता रहा। और हद तो तब हो गई जब ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस में अमेरिकी एजेंसियों ने 2000 हथियार जानबूझकर कार्टेल के हाथों में जाने दिए और फिर उनका कोई अता पता ही नहीं चला। और आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। 2014 से 2018 के बीच मेक्सिको में अपराध स्थलों से बरामद किए गए 70% हथियार संयुक्त राज्य अमेरिका से आए थे। इस पूरे संदर्भ के साथ चलिए वापस एल मेंचो की मौत के बाद के दिनों में लौटते हैं। जैसे ही ये खबर फैली, CJNG ने पूरे मेक्सिको में एक ऐसी लहर फैला दी जिसे सिर्फ नार्को टेररिज्म ही कहा जा सकता है। कार्टेल ने हर मेक्सिकन सैनिक को मारने पर इनाम का ऐलान कर दिया। 20 राज्यों में सैकड़ों रोड ब्लॉक लगाए गए, गाड़ियां और दुकानें जला दी गईं। मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर ग्वाडलाहारा एक घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया था। इस अराजकता को देखते हुए अमेरिका की प्रतिक्रिया भी उतनी ही आक्रामक थी। कार्टेल को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, समुद्र में संदिग्ध नावों पर बमबारी की गई और यहां तक कि मेक्सिको में सेना भेजने की धमकियां भी दी जाने लगी। आखिर में ये समझना बेहद जरूरी है कि ये किसी एक देश की समस्या है ही नहीं। ये संकट 4 स्तंभों पर टिका है। पहला, अमेरिका में ड्रग्स की कभी न खत्म होने वाली मांग। दूसरा, उसी देश से हथियारों का लगातार बहाव। तीसरा, मेक्सिको में गहराया हुआ भ्रष्टाचार। और चौथा, चीन से आने वाले केमिकल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ये साफ है कि ये सिर्फ मेक्सिको की समस्या नहीं है, ये एक साझा अंतर्राष्ट्रीय संकट है। और ये हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सिर्फ एक सरगना को रास्ते से हटा देने से उस समस्या का हल निकल सकता है जिसकी जड़ें इतनी गहरी और दुनिया भर में फैली हुई हैं? या फिर हम एक ऐसे युद्ध को लड़ने पर मजबूर हैं जिसका शायद कोई अंत ही नहीं?